साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। और आप सबको बार बार धन्यवाद कहूँगी कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब सब्सक्राइब करते चलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, हमारा कनेक्शन आपके साथ बना रहे। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके अनुसार जो भी आप चाहते हैं उस अनुसार मैं कुछ मैटर लेकर के आप तक आती रहूं। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं बात करूंगी कि बेटियों को जब ससुराल जाने की बारी आती है तो उन्हें क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, वो क्या क्या मैनेज करना चाहिए। तो शादी के टाइम, ससुराल जाने का टाइम जो होता है लड़कियों के लिए, मैं इसको 2 फेज़ में बांटूंगी। तो 2 फेज़ में बांटने के साथ साथ एक फेज़ होगा शादी से पहले का और दूसरा फेज़ होगा शादी के बाद का। तो शादी से पहले का फेज़ जो ये होता है वो इस तरीके का होता है कि लड़कियां अपने आप को ग्रूम करने की दिशा में चल रही होती हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही होती हैं और मम्मी पापा के साथ में अपना उनका स्वच्छंद जीवन चल रहा होता है और वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से उनके जो है जीवन में अचानक से ट्रांजिशन आ जाता है कि जब उनसे कहा जाता है कि बेटा हम अब आपकी शादी के लिए देख रहे हैं और आपको किस प्रकार से आप जो है ससुराल जाना है, तो आप किस प्रकार से मैनेज करोगी, आप इस प्रकार से घूमते हो और ऐसे कपड़े पहनते हो, इस तरीके की छोटी छोटी बातें आने लग जाती हैं लड़कियों के सामने। तो लड़कियां फिर परेशान हो जाती हैं कि अभी से जब हमें इस प्रकार से टोका टाकी चल रही है तो जब मैं शादी होकर के जिस घर जाऊंगी तो संभवतः है कि वहाँ पर भी हमें इसी प्रकार की रोका टोकी और लोग हम पर कटाक्ष करने लग जाएं और हमारे स्वच्छंद जीवन को जो है विराम लग जाए। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं लड़कियों के दिमाग में आ जाती हैं। तो शुरुआत से क्या होता है, जब भी हम लड़कियों को ये बोलें कि लड़कियां हो या लड़के हों, जो भी हों, जिनको कि हम जो भी जॉब करना शुरू कर दिया है जिन्होंने, और जिनके लिए हम शादी के लिए देख रहे हैं, विवाह उनके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके माता पिताओं की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार कर दें कि वे शादी को एक ऐसा बंधन ना समझ ले, एक खौफ खाने वाली जो है टॉर्चर की डिग्री ना समझ लें कि वो हम शादी कर लेंगे तो हमें बंधन में आ जाएंगे और हम परेशान किए जाएंगे। एक ज़माना ऐसा था, पहले, बहुत पहले की मैं बात करूं, जब बच्चों की शादी हो जाती थी, जब वो छोटे छोटे बच्चे होते थे तब उनकी शादी कर दी जाती थी। तो अब पहले का ज़माना और था, अब ज़माना और है। अब बच्चों को उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करके तब उनकी शादी की जाती है। लड़कियों को उनको जब पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाती हैं तब हम उनका विवाह के बारे में सोचते हैं, बच्चों की या लड़कियों के खासकर। तो पहले तो लड़कों की भी ऐसे ही हो जाती थी कि वो 11, 12, 13, 16, 17, 18 इस तरीके से जो भी उम्र पे जब भी उनको पसंद आया, उनके घर वालों को किसी के दबाव में आ गए, किसी की दादी बाबा ने बोला कि भाई हमारे सामने शादी कर दो नहीं तो हम मर जाएंगे, हम पोते पोती की शादी देखना चाहते हैं, इस प्रकार के दबाव हो जाते थे। कभी कोई फाइनेंशियली दबाव हो जाता था कि मान लीजिए कि अभी पैसा है, चलो ज़मीन बेची है, अभी पैसा है तो चलो बेटी की शादी कर देते हैं, नहीं तो हम फिर पैसा कहाँ से लाएंगे। और कभी ऐसा हो जाता था कि जो है ज़माना देख करके कि फलां की बेटी कहीं मान लीजिए चली गई, अपने आप से शादी कर ली, इस तरीके के खौफ मन में बैठ जाते माता पिता के। तो वे उस तरीके की चीज़ों को देख करके जब अपने बच्चों की शादी कहीं कर देते हैं तो बच्चे जो हैं बंधन में बंध जाते थे। और जैसे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी तो उनके जो सास होती थी, वो जाहिर सी बात है कि जब बच्चे हैं तो बच्चे जब गलती करेंगे तो पिटाई भी होती होगी। तो पहले की हम अक्सर किसी किसी के किस्से सुनते हैं कि सास हमारी पीट देती थी।
तो उन्होंने ये बताया कि मैं छोटी थी तब शादी होकर के आई थी, लेकिन हमारी सास हमें अक्सर पीट देती थी। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है आप उस समय छोटी थी और कुछ वो सिखा रही हूँ और आप ना सीख पा रही हूँ, और सास थोड़ा सा जल्दी के मूड में रहती होंगी तो वो पीट देती होंगी, और अपनी बेटी समझकर अगर मान लीजिए आपको पीट भी दिया होगा तो उन्होंने अपनी ही बेटी समझ के पीटा होगा। लेकिन मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करती कि सास ने अगर बहू को पीट दिया तो ये बहुत सही किया, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं हूँ। और अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब तो काफ़ी परिवर्तन आ गया है दशकों में। इन जो पिछले के जो 3-4 दशक बीते हैं, इनमें बहुत अच्छा परिवर्तन आ गया है, और महिलाएं भी अपनी सोच बदल चुकी हैं और अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसा ही प्यार देती हैं। और ये उनके भी दिमाग में आ गया है कि जो हमारे घर बेटी किसी की आ रही है वो हमारी अपनी होगी और हमारी बेटी की जैसी होगी, तो हमें उसको भी अपनी बेटी की तरीके से रखना है। ये आजकल की लेडीज़ में ये बात आ गई है। और फिर भी अगर कहीं अपवाद तो सब जगह होते हैं, और कहीं इस तरीके की सास होती हैं कि चलो बहू है ये और ये बेटी है, बेटी कभी बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, और बहू के दिमाग में भी ये होता है कि सास कभी हमारी माँ नहीं बन सकती। लेकिन दोनों लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सास माँ हो सकती है, बहू बेटी हो सकती है। ये दोनों लोग अगर अपने मन में ये बात बिठा लें कि ये मेरी अपनी है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी माँ है, तो कहीं पर मेरे समझ से इस तरीके के झगड़ों की संभावना नहीं होगी। तो मैं बात कर रही थी कि जब आप शादी के लिए बच्चों को कहा जाता है, खासकर लड़कियों से कहा जाता है कि हम आपके लिए अब रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, तो लड़कियों के दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। ज़्यादातर तो आजकल फैमिलीज़ में हमारे इंडिया में, भारत में जो है अरेंज मैरिज को ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और लव मैरिज को एक तरीके से लोग मजाक का वो समझते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। समझ के शादी करना भी अच्छा है। अब दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और साथ में जॉब वॉब कर रहे होते हैं या कहीं भी उनका परिचय होता है, और दोनों लोग एक दूसरे को समझकर जब शादी कर रहे होते हैं तो उनकी समस्याएं जो होती हैं वे उनकी अपनी होती हैं। वे अपने माता पिता से ये शिकायत कभी नहीं कर सकते कि ये आपने ढूंढी थी और आप ही संभालो, ये दोनों में से कोई नहीं कह सकता। तो ये इस क्षेत्र में माता पिता जो हैं वो रहते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, अपनी मर्ज़ी से ढूंढ लिया और हमें ढूंढना नहीं पड़ा। फिर भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें कि बच्चे अरेंज ही मैरिज करते हैं, और अगर मान लीजिए लव किया हुआ है तो उसको भी अरेंज करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि माता पिता के कुछ अरमान होते हैं जिनको कि पूरा किया जाना चाहिए बच्चों के द्वारा, और ये उनका एक ही मतलब कर्तव्य होता है जिसे वो पूरा कर दें। बाकी आजकल ज़्यादा माता पिता भी नहीं डिमांड करते हैं, और बच्चों का भी जो है, चूँकि उनका शेड्यूल इतना बिजी होता है कि वे उतना समय नहीं दे पाते। और पहले के माता पिता बच्चों को अपने साथ रखते थे, उनके करियर की चिंता नहीं होती थी। आज के माता पिता बच्चों के करियर की चिंता करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो बात यहाँ पर मेरा अरेंज मैरिज के साथ में है, या जो लव मैरिज भी होती है, लव को अरेंज किया जा रहा होता है, तो दोनों क्षेत्रों में जो है बच्चे टेंशन में होते हैं। जिस समय उनका विवाह तय हो चुका होता है उस वक्त उनके दिमागों में जो टेंशन चलती है वो हम आप जो है इस चीज़ को झेल चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए हम बच्चों की वो समस्या को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो उनको समस्याएं होती हैं कि पता नहीं कैसे होंगे घर वाले, लोग कैसे होंगे, हमें किस प्रकार से वहाँ रहना होगा, हम किस प्रकार से वहाँ मैनेज करें, ये सारी जो टेंशन होती है कि मैं जाऊंगी तो मुझे जॉब करने देंगे कि नहीं करने देंगे, हस्बैंड हमारे साथ हमारी केयर करेगा या नहीं करेगा, या हम वहाँ पर जो है किस तरीके से मुझे रहना होगा, और मुझे आज़ादी होगी कि नहीं होगी। माता पिता के घर में मैं इतनी स्वच्छंद हूँ और वहाँ जा कर के मैं आज़ाद होंगी कि नहीं होंगी। तो बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो कि
बच्चों को ये भी, लड़कियों को ये भी डराती रहती, जाओगी ससुराल तो सास जब ठोकेगी तब पता लगेगा। लेकिन मेरा उन माँओं से भी ये कहना है कि आप लड़कियों को अच्छी शिक्षा दें। ये बिल्कुल ना कहें कि ससुराल जाओगी तो सास पीटेगी या सास डांटेगी या पीटेगी, इस तरीके की बातें उनके मन में ये डर, ये वहम ना पैदा करें। अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि जब तुम अपने घर जाओगी तुम्हें एक और माँ मिलेगी, वहाँ तुम्हारा एक और परिवार होगा, तुम्हारे साथ एक और भाई होगा, एक और बहन होगी, जो भी वहाँ पर ननद या देवर मिलता है। तो उसके लिए वो हमेशा अपनी बेटी को ये तैयार करके भेजे कि तुम इस घर से जा रही हो, वो तुम्हारा अपना घर होगा, यहाँ तुम हमारी अपनी जन्मदायी बेटी थी और अब उस घर से तुम्हारा जो रिश्ता जुड़ रहा है उस घर से तुम हमेशा के लिए जुड़ जाओगी। और वहाँ पर आप अपना और हमारा दोनों का जो वहाँ पर हमको प्रेजेंट करिएगा वो हमें प्रेजेंट करेंगी, ना कि आप सेल्फ अपने आप को केवल। क्योंकि क्या होता है शुरुआत में लड़की जो भी अपने कर्तव्य करती है, जो भी अपना दिखाती है काम, या जो भी अपना है उसका एटीट्यूड जो भी होता है, वो आपके मतलब आपकी माँ को, आपको के दायित्वों को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें माँ को सिखानी होगी कि तुम जाओगी तो मुझे ही प्रेजेंट करोगी वहाँ पर। शुरुआत के दिनों में तो फिलहाल मुझे ही प्रेजेंट करोगी, आगे तुम अपने आप अपनी जगह बना लोगी तो वहाँ पर फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है। बस ये है कि आप अपने घर जब जाएं तो हमारे जो है दिए गए संस्कारों का अपमान ना कराएं। दूसरी चीज़ ये उन्हें सिखाएं कि जो भी कुछ कहा जाए दब कर ना रहें, दब कर ना रहें उनसे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप झगड़ा करने लग जाएं, आप किसी ने कुछ कहा तो आप तुरंत रिवोल्ट कर जाएं, ये भी ना सिखाएं कि तुम डरना नहीं, दबना नहीं, इस तरीके की बातें अपनी लड़कियों को ना सिखाएं। क्योंकि इस तरीके की बातें जब सीख करके लड़की दूसरे के घर में जब जाती है, जिस घर में उसका विवाह होता है, उस घर में जब वो जाती है, कुछ तो उसके मित्र उन्हें सिखा देते हैं, कुछ आप सिखा दीजिए, तो हो गया सोने पे सुहागा। और जब ये सोने पे सुहागा बन के तैयार होता है तो ये पता नहीं क्या गहना बन के तैयार होता है। ये जब घरों में विघटन शुरू हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है। तो इसके साथ साथ और एक और बात उन्हें समझाइए कि अब तुम्हारी शादी की जब हम बात करेंगे तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे कर रही हो वैसे करती रहो। एक आध कोर्स और उन्हें ज्वाइन करा दीजिए, उनकी हॉबी के कोर्सेज उन्हें ज्वाइन करा दीजिए, जिस पर उनकी हॉबी हो। जो भी मान लीजिए उनका डांस करने का मन है, मान लीजिए उनका गेम्स के किसी स्पोर्ट्स में जाने का उनका मन है, मान लीजिए उनका कुकिंग का सीखने का मन है, जो भी उनका मन हो, योगा करना चाहती हैं, किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, या जो उस लड़की का या जिसका भी मन हो करने का, वो आप उसको कोर्स ज्वाइन करा दीजिए, ताकि वो उसका दिमाग उसके साथ साथ इंगेज रहेगा। और उसको अच्छी पुस्तकें दिला दीजिए, जिस तरीके की वो कुछ पुस्तकें पढ़ती हो तो वे पुस्तकें ले करके पढ़े और अपने परिवार को किस प्रकार मैनेज करना है, किस प्रकार समायोजित करना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक टिप मैं अपने एपिसोड के अंत में दूंगी, तो मैं अपना वादा निभाऊंगी और मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ। आप लोग नोट कर लीजिएगा और मैं रेशियो यहाँ लिख दूंगी और आप देख लीजिएगा, नीचे लिखा होगा। तो 1 चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच चाहे टेबल स्पून लीजिए, अपने अनुसार लीजिएगा। यदि आप केवल फेस पे लगाना चाहती हैं तो 1 टीस्पून चिरौंजी और एक बड़े चम्मच दूध में उसको भिगा के रख दीजिए। और चाहे तो एक बादाम भी उसमें डाल सकती हैं। ये दोनों चीज़ें आप उसमें भिगा करके रात भर के लिए रख दीजिए और सुबह उसको पीस लीजिए, एकदम बारीक सा पीस करके उसका पेस्ट जो है गाढ़ा गाढ़ा बनाने के बाद आप उसको अपने चेहरे और गर्दन तक लगा लीजिए और उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। उसके साथ साथ आप चाहें तो अपने हाथों पर, पैरों पर और भी शरीर के किसी भाग में जहाँ भी आप लगाना चाहती हैं, तो रेशियो यही होना चाहिए
1 टी स्पून चिरौंजी, 1 बादाम की जो है गिरी केवल 1 या 2 ही रखिएगा, चाहे वो पूरी बॉडी के लिए बनाइएगा तो भी आप बादाम की गिरी 2 लीजिएगा, उससे ज़्यादा बादाम मत लीजिएगा। और चिरौंजी है 2 चम्मच आप ले सकती हैं, 2 टीस्पून कर लीजिएगा। और इसको आप दूध में भिगा के रखिएगा। इसको पीसने के बाद में आप अपने चेहरे वगैरह सब जगह लगा सकती हैं। और सूखने के बाद रगड़ के ही छुटाना है, आपको ऐसे रगड़ते हुए छुटाना है ताकि जो है स्किन आपकी जो है जो डेड स्किन होती है वो भी निकल जाए और स्किन पर ग्लो आए। तो ये थी आज की टिप। और इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जो आपने देखा हमारा वीडियो। और जय हिंद, जय भारत एंड धन्यवाद। बाय बाय।